बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने स्किल 12 में देखा कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, सीक्वेंशियल होती हैं, सिलेक्शन हैं और रेपिटिशन स्ट्रक्चर्स हैं। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में। 3 तरह की होती हैं। सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यूजिंग इफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन, डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। स्किल 13 में हमने बात की थी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बूलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स क्या होती हैं, टी कैपिटल है, एफ कैपिटल है उसमें, और बूलियन एक्सप्रेशन कौन से होते हैं। हमने देखा कि हर लॉजिकल एक्सप्रेशन और हर रिलेशनल एक्सप्रेशन जो कि इवैल्यूएट होता है ट्रू या फॉल्स वैल्यू पर, वो एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है। और फिर हमने ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे, इसकी एग्जांपल्स देखी। फिर हमने मूव किया टुवर्ड्स सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर के, जिसमें इफ हम इस्तेमाल करते हैं। इफ के सामने कंडीशन है, कॉलन है। अगर ये ट्रू होती कंडीशन तो इफ के फौरन बाद आने वाला स्वीट या ब्लॉक जो कि इफ के अंडर है, जैसे कि इंडेंट किया होता है थोड़ा सा आगे खिसकाया होता है उन स्टेटमेंट्स को, तो वो इफ के अंडर आती हैं, वो उनका ब्लॉक या स्वीट है वो एग्जीक्यूट होती हैं। और किसी भी स्वीट की सारी स्टेटमेंट्स उनको इक्वली इंडेंट किया गया होता है। और अगर जब स्वीट ख़त्म करना हो तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स चाहे लाइन नंबर 8 में है, ये इफ के लेवल पे आ जाती है या उससे भी पीछे को चली जाती है। फिर हमने मूव किया स्किल 15 डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें यह है कि इफ के सामने कंडीशन है, पहले की तरह सामने कॉलन है, कॉलन के बाद इफ का स्वीट या ब्लॉक है, और जब वो खत्म होता है हम पीछे को आ जाते हैं और इफ के लेवल पर ही जितना इफ का लेवल है इंडेंटेशन का उसी लेवल पे एल्स लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं, और नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन करने के बाद एल्स का ब्लॉक आता है, एल्स का स्वीट आता है, और इफ के ब्लॉक की और एल्स के ब्लॉक की जो इंडेंटेशन है बराबर लेवल पे होनी चाहिए। ये वो आइडियाज जो हमने देखे थे, इसमें एक और भी आइडिया था कि इफ के सामने जो कंडीशन होती है, ये अमूमन एक रिलेशनल या बूलियन एक्सप्रेशन होता है जो कि इवेल्युएट होकर ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। लेकिन अगर ये कोई रिलेशनल या बूलियन एक्सप्रेशन ना हो, लॉजिकल एक्सप्रेशन ना हो, बल्कि यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद है, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक वैल्यू मौजूद है, तो अगर वो वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो वो ट्रू ट्रीट होगा, अगर वो ज़ीरो है, तो फ़ॉल्स ट्रीट होगी कंडीशन। तो ये पाइथन का स्टाइल है। इसके बाद हमने कुछ प्रोग्राम देखे डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर के, और ये भी हमने एक और एग्ज़ाम्पल देखी, बिल वाली बड़ी फ़ेमस एग्ज़ाम्पल कि बिल कैसे बनाना है। फिर हमने ये आवरली रेट वाली एग्ज़ाम्पल देखी कि अगर 35 या उससे कम घंटे काम किया है, तो हफ़्ते की तनख़्वाह कितनी बनेगी, और अगर 35 घंटे से ऊपर किया है, दूसरी स्लैब आ गई तो तनख़्वाह कितनी बनेगी। इसके बाद ये टर्शरी ऑपरेटर देखा हमने कि इफ एल्स, अगर जो उनके छोटे-छोटे ब्लॉक्स हैं, एक-एक स्टेटमेंट के, और हैं भी छोटी स्टेटमेंट, छोटे ब्लॉक्स हैं, तो उस केस में हम टर्शरी ऑपरेटर यूज़ करके ये काम इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब आते हैं स्किल 16 पे, मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर। उसके लिए हमने जो पहला काम अभी स्किल 16 में करने जा रहे हैं, उसके लिए हम इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ, एलिफ, एल्स बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। इफ एल्स में 2 ब्लॉक थे, इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हो जाएँगे। उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी और नीचे एल्स था। इसमें ये कि जितने ब्लॉक्स होंगे उस तकरीबन उससे 1 कम कर लें, उतनी कंडीशंस होंगी। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। इसका मकसद क्या है कि अगर मैं इसे नेक्स्ट पेज पे फिलहाल आसानी के लिए मूव कर लूँ, इसका मकसद क्या है कि आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा, ये तीसरा ऑनवर्ड, जितने ब्लॉक्स भी हैं, उनमें से एग्ज़ैक्टली एक ब्लॉक ने एग्ज़ीक्यूट होना है, बाकी ब्लॉक्स की स्टेटमेंट्स या रेलेवेंट कंडीशन पूरी नहीं होगी। इसे हम नाम देते हैं इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट का, और इन जनरल ये किस काम के लिए है? ये है ये चीज़ है मल्टीपल सिलेक्शंस, मल्टीपल चॉइसेस में से एक चीज़ सेलेक्ट करने के लिए। अब ये सारी डिस्कशन ऑलमोस्ट वही है जो कि पहले आ चुकी है, लेकिन इस बार मल्टीपल सिलेक्शन के लिए है। हम इसे प्रॉब्लम पे जाके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्लेस द मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स। तो अब इसमें हमने ये एक प्रोग्राम है, चलें इसके बजाय एक और कोई अच्छी और एग्ज़ाम्पल लेते हैं।
जो ज़्यादा क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हो। चलिए बिल वाली मिसाल ही ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी है, उसने एक नहीं 3 स्लैब्स बना दी हैं रेट्स की। पहले 100 यूनिट्स के लिए ये रेट है, अगले 100 पर जो कि 101 से लेकर 200 तक होंगे, उस पे 10.06 रेट लगेगा और जो तीसरे होंगे स्लैब ने 200 से ऊपर वाले यूनिट्स आफ्टर 200 उन पे ये रेट लगेगा। तो अब 3 तरह के बिल बनेंगे। पहले वो नंबर 1 वो कस्टमर्स एक कैटेगरी कस्टमर्स की एक स्लैब वो हो गई है जिन्होंने सिर्फ 100 या 100 से कम यूनिट इस्तेमाल की हैं। दूसरे कौन है जिन्होंने 100 से ज़्यादा और 200 तक यूनिट इस्तेमाल किए हैं और तीसरे वो हैं जिन्होंने 200 से ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। तो 3 स्लैब्स बन गई हैं। तो 3 चॉइसेस आ गई, 3 फार्मूले आ गए बिल बनाने के। हमने ऑब्वियसली किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी एक मखसूस कस्टमर के लिए तीनों में से एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना। तो ये मेन पॉइंट है कि मल्टीपल सिलेक्शंस चॉइसेस आपके पास, उनमें से एग्ज़ैक्टली एक चूज़ करनी है। तो हमने जो इसका प्रोग्राम बनाया रेट 1 एक वेरिएबल, रेट 2 दूसरा वेरिएबल, रेट 3 तीसरा वेरिएबल लिया, वैल्यूज़ दे दी और उसके बाद आके हमने क्या किया कि इनपुट स्टेटमेंट कॉल कर ली और उस पे इंट फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब जो यूज़र जब ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होगी स्क्रीन पे लिखा नज़र आएगा एंटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड। इसके जवाब में यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा 100 एंटर करे, 150 करे, 250 करे, 318 करे, 532 करे, तो वो एज़ ए स्ट्रिंग सिस्टम के पास इनपुट आ जाएगी। अब जब उस पे बाहर ये इंट फंक्शन अप्लाई किया गया, इसका मकसद है कि उसे कन्वर्ट कर दो, टाइप कास्टिंग कर दो उस वैल्यू को इंटीजर में। तो वो जो 532 या 318 जो भी है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में और वो इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी यूनिट्स नाम के वेरिएबल को। इसके बाद ये हमारी इफ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर है, लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 पे मौजूद है। इसके बाद देखें जो लाइन नंबर 11 के बाद वाला पोर्शन है वो इंडेंटेशन खत्म होके प्रिंट का वर्ड पीछे आ चुका है। इफ एलिस एल्स के लेवल पे आ चुका है। इंडेंटेशन खत्म करके हमने उससे जो आगे खिसकाया था चीज़ों को वो हमने वापस ले गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक इफ के अंडर है, दूसरा ब्लॉक एलिफ के अंडर है, तीसरा ब्लॉक एल्स के अंडर है। एलिफ को आप समझ लें कि ये एल्स इफ है कि एल्स के बाद एक और कंडीशन देखनी है। तो ये पाइथन का एक स्टाइल है। पाइथन ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब जो यूनिट्स एंटर किए गए, अगर वो यूनिट्स 100 या 100 से कम है, यानी 101 से कम है, तो ये लगेगा फ़ॉर्मूला कि य रेट 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट से और बिल बन जाएगा। और अगर यूनिट्स 201 से कम हों, अच्छा अब अगर यूनिट्स हैं 115, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये टेस्ट फ़ेल हो चुका होगा। तो अगले एलिफ पर आने के लिए जो कैटेगरी है, वो बेसिकली कहाँ से है? 101 से लेकर 200 तक की कैटेगरी है। अब ये जब फ़ाल्स होगा, तो ही इस एलिफ वाली कंडीशन चेक होने आएगी। अगर बिलफ़र्ज़ यूनिट्स हैं 78, तो उस केस में ये वाला लाइन 7 वाला बिल का फ़ॉर्मूला लग जाएगा। लाइन 8 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 9, 10, 11 सब स्किप हो जाएँगी, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हुई और उसके ट्रू होने पे ये एग्ज़ीक्यूट हो गया। जो बाकी पोर्शन है लाइन नंबर 8, 9, 10, 11 वाला, ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ये इस पे कंट्रोल जाएगा ही नहीं। फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप करके लाइन नंबर 12 पे आ जाएगा और 12 पे कुछ नहीं है, उसके बाद 13 पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट है कि इफ के सामने वाली का कंडीशन ट्रू है, तो पहला ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर ये फ़ाल्स है, तो फिर ये लाइन नंबर 8 पे कंट्रोल आएगा और दूसरी कंडीशन चेक होगी। क्या अब ये 201 से कम है? अगर 78 होता, तो लाइन नंबर 6 और 7 एग्ज़ीक्यूट होती, बात ही खत्म हो गई, 8, 9, 10, 11 की बारी नहीं आनी थी। अब 115 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 6 नंबर लाइन का टेस्ट फेल हो गया, फ़ाल्स आ गया, लाइन नंबर 7 एग्ज़ीक्यूट जो रेलेवेंट स्वीट या ब्लॉक है इफ का एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 8 पे, लाइन नंबर 8 पे कंडीशन मौजूद है 115 लेस दैन 201, नाउ इट इज़ ट्रू इन दिस केस, अगर ये एग्ज़ाम्पल हो तो। फिर ये एलिफ वाला ब्लॉक ये जो है बिल का फ़ॉर्मूला लाइन नंबर 9 वाला, ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। इसके एग्ज़ीक्यूट होने के बाद लाइन नंबर 10 और 11 स्किप हो जाएँगी। यानी जो ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा अगर कोई क्वालीफाई कर जाएगा, उसकी मौजूदगी क्वालीफाई होने पर जो उसके बाद वाले हैं वो सारे स्किप हो जाएँगे। जो उससे वाले हैं वो पहले रिजेक्ट हुए थे, तो हम ये लाइन नंबर 9 की तरफ आएँगे। फिर हम लाइन नंबर 8 पे टेस्ट करेंगे, अगर ये ट्रू होगी तो लाइन नंबर 9 पे आएँगे और अगर लाइन नंबर 9 पे आ गए हैं तो इफ, एलिफ, एल्स ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स हो बाद वाली सारी वो स्किप हो जाएँगी। तो ये आपके सामने इस तरह से ये मौजूद है एक इफ एलिफ एल्स ब्लॉक। अच्छा, और अगर तीसरा केस है कि यूनिट्स 201 से भी ऊपर हैं, तो ये पहली कंडीशन भी फेल हो गई, एलिफ वाली भी फेल हो गई। अब एल्स एक ही मतलब बनता है कि 201 या उससे ऊपर वाले यूनिट्स हैं।
और वो थर्ड स्लैब है हमारे पास टोटल प्रोग्राम में जो मतलब जो प्रॉब्लम गिवन है हमें, इसमें जो प्रोग्राम बनाना है, इस प्रॉब्लम की डेफिनेशन के मुताबिक टोटल 3 स्लैब्स हैं। पहले 100 की, फिर 101 से 200 तक की, फिर 200 से ऊपर वालों की। तो अब चूँकि उसके यूनिट्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि 200 जो हैं वो 58 है, तो इस केस में ये पहले 2 टेस्ट फेल हो गए, एल्स वाली कैटेगरी में आ गया और ये वाला लग जाएगा। अगेन वही बात है, लेट्स सपोज़ 258 थे, तो पहले 100 पे रेट लग गया रेट 1 का, अगले 100 पे रेट लग गया रेट 2, तो 200 रह गए। अब पीछे कितने बचते हैं? यूनिट्स में से 200 निकाल दें। हमें पता है हमने 100 यहाँ रखे हैं, 100 यहाँ रखे हैं, रेट 1 के लिए, रेट 2 के लिए, तो जो बाकी बचेंगे वो यूनिट्स में से 200 निकाल दें, वो बाकी बच जाएँगे। अगर मैं 258 लेता हूँ यूनिट्स की वैल्यू, तो ये बाकी 58 बच जाएँगे। अगर 532 है, तो 200 निकालें तो 332 बाकी रह जाएँगे। जितने ही बाकी रह जाएँगे वो मल्टीप्लाई होंगे रेट 3 के साथ। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का, पैरेंथेसिस का क्या रोल है, एडिशन का क्या रोल है, कौन-सी चीज़ पहले एग्ज़ीक्यूट होगी, कौन-सी बाद में, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 में भी हमने इसे डिस्कस किया होगा, अब दोबारा यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिया हुआ है। बार-बार जब भी मुझसे मतलब मुतअद्दिद बार पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है, कि इस फ़ॉर्मूले की एग्ज़ीक्यूशन में जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, पैरेंथेसिस है, तो कौन-सा काम पहले होगा, कौन-सा बाद में होगा, इस पे काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है। तो इस तरह से आपके सामने ये इफ, एलिफ, एल्स स्ट्रक्चर मौजूद है। और जब ये कंट्रोल इससे बाहर आएगा, तो लाइन नंबर 7, 9 या 11 इन तीनों में से कोई एक फ़ॉर्मूला एग्ज़ीक्यूट होकर बिल नाम के वेरिएबल को बिल की वैल्यू मिल चुकी होगी। लाइन नंबर 13 में हमने एक स्टेटमेंट लिखकर यूनिट्स भी प्रिंट करवा लिए और मुतल्लिका यूनिट्स भी प्रिंट करवा लिए और बिल भी। याद करें कि जो डबल कोट्स के अंदर होता है ये एज़ इट इज़ नज़र आएगा और जो डबल कोट्स के बगैर है इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे 2 लफ्ज़ एज़ इट इज़ नज़र आएँगे, फिर ये बिल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आपके सामने ये आ गया। हमने 80 रख के किया तो ये बिल आया, ऑब्वियसली इसमें लाइन नंबर 7 का लगा है फ़ॉर्मूला। उसके बाद 215 किया, तो ये हमारे पास लाइन नंबर 11 वाला फ़ॉर्मूला लगा है। फिर जब हमने 347 किया तो दोबारा लाइन नंबर 11 का फ़ॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से हमने 3 एग्ज़ाम्पल एग्ज़ीक्यूट किए हैं। आप ये प्रोग्राम लिखें मुकम्मल इसे बार-बार एग्ज़ीक्यूट करें, इसके पार्ट्स को अंडरस्टैंड करें। जब भी प्रोग्राम बनाने जाएँ तो सबसे पहले देखें प्रॉब्लम समझ लें करना क्या है, उसका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा। उसके बाद उस फ़ॉर्मूले को ट्रांसलेट कर दें पाइथन की ज़ुबान में। तो ये काम करने का स्टाइल है। उसके बाद दरमियान में जब आप कोड लिख-लिख एग्ज़ीक्यूट कर रहे होंगे, छोटी-मोटी एरर्स आती रहेंगी और आप नोट करेंगे एरर्स कोई नई-नई किस्म की एरर नहीं आएँगी बल्कि एरर्स मखसूस बुनियादी 3-4 किस्म की एरर्स हैं इस लेवल तक। अमूमन वही 5-7 एरर्स हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आती है और जब आप एग्ज़ीक्यूट का बटन दबाते हैं तो उसके बाद रिस्पॉन्स में अगर एरर हो, तो वो लाइन नंबर बताता है, एरर बताता है और आप उसके मुताबिक काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ले लिया, इसमें हमने 1, 2, 3 और 4 स्लैब रख लिए हैं। तो अब जो प्रोग्राम बनेगा उसमें 4 रेट्स आ जाएँगे। अब इफ, एलिफ, एलिफ, एल्स 4 ब्लॉक चाहिए। 1 ब्लॉक आ जाएगा इफ का, 1 ब्लॉक आ जाएगा एल्स का। जो बाकी बचेंगे वो एलिफ, एलिफ, एलिफ ब्लॉक्स बनते चले जाएँगे स्लैब्स के मुताबिक। तो यहाँ पे कंडीशन थी कि पहले 100 पे रेट, फिर 101 से 200 तक का रेट, फिर 201 से 300 तक का रेट, फिर 300 से ऊपर वालों का रेट, ये 4 स्लैब्स बन गई हैं। तो इसलिए बिल के 4 फ़ॉर्मूलाज़ लाइन नंबर 8, 10, 12 और 14 में बने हुए हैं। पैटर्न सबका बिल्कुल एक जैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिट्स बनते हैं, खर्च होते हैं 532 532 पहले 100 पे ये रेट, अगले 100 पे ये रेट, अगले 100 पे ये रेट, 300 खर्च हो गए, तो यूनिट्स में से 300 निकाल दें, जो बाकी बचेंगे 232 उसे रेट 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इनफैक्ट आप ये तरतीब इस तरह से बनी है कि आप नीचे से ऊपर को जो हैं वो स्लैब्स चेक करते चले जाएँगे। जिस स्लैब्स में यूनिट्स की वैल्यू लाई करती होगी, रेलेवेंट स्लैब एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। तो ये एक और प्रोग्राम बिल वाला कर लिया हमने। इसके बाद ये एक प्रोग्राम है जिसमें बॉडी मास इंडेक्स कंप्यूट करना है और वो डिसाइड करना है इस फ़ॉर्मूले के मुताबिक। अगर बीएमआई की वैल्यू 18.5 से कम आती है या तो वो अंडरवेट पर्सन कहलाएगा। बीएमआई 18.5 से 24.9 तक है तो नॉर्मल वेट है। अगर वो 25 से लेकर 30 से कम तक है यानी 29.9 तक है एंड बिलो 30, इसे पूरा प्रिसाइज़ली कहना चाहिए लेस देन 18.5, बिटवीन 18.5 एंड लेस देन मोर देन बिटवीन 18.5 फ्रॉम 18.5 टिल इसे आप 25 कह सकते हैं और अगला जो 25 से कम तक एंड बिलो 25 और 25 से लेकर 29.9 तक ये ओवरवेट है और अगर बीएमआई की वैल्यू 30 से ऊपर है
तो पर्सन जो है वो ओबेस कहलाएगा। अब जो बीएमआई का फ़ॉर्मूला है वो 2 चीज़ें माँगता है, वेट बताओ पाउंड्स में, हाइट बताओ इंचेस में। जो प्रोग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। नोट कर लें जो कैटेगरीज़ बनेंगी वो स्लैब्स 1, 2, 3, 4 4 चॉइसेस बनेगी। मकसद क्या है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएँगे जिसमें पर्सन का वेट पूछा जाएगा पाउंड्स में, हाइट पूछी जाएगी इंचेस में, तो उसके बाद हम खुद ये फ़ॉर्मूला लगाकर बीएमआई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इफ, एलिफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट लगा के चेक करेंगे कि कौन-सी स्लैब में लाई करता है। जिस स्लैब में बीएमआई की वैल्यू लाई करती होगी, उसके मुताबिक हम मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो वही चीज़ है ये लाइन नंबर 1 और 2 में इनपुट करवाया गया वेट पाउंड्स में और हाइट इंचेस में, उसे कन्वर्ट कर दिया इंट के बजाय हमने फ्लोट में क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यूज़ पॉइंट्स वाली आ सकती हैं, तो लिहाज़ा यहाँ पे इंट के बजाय हमने फ्लोट लिखा। उसके बाद वो जो सिंपल फ़ॉर्मूला था बीएमआई का वो हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है जी? इसको हम 703.0 भी कर सकते हैं और ताकि शो करें कि ये रियल नंबर अदरवाइज़ ये वेट, हाइट, फ्लोट ये तो ख़ैर रियल नंबर है ही हैं। प्रिंट उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया द बीएमआई ऑफ द यूजर इज उसको हमने बीएमआई को प्रिंट करवा लिया और उसे हमने राउंड कर दिया। राउंड का मतलब 4 का मतलब क्या है कि हमने इसे टोटल 4 इसके हमने इसके वो रखे हैं टोटल हमने डेसिमल के बाद हमने 4 डिजिट्स दिखाने हैं। तो ये हमारी डिमांड थे 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। तो जो वैल्यू बनेगी डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स दिखाएगा। ये हमने फ़रमाइश की है उससे ऐसे। खाली हमने बीएमआई नहीं लिखा बल्कि बीएमआई के ऊपर राउंड फंक्शन अप्लाई किया है। पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद है और 4 साथ बता दें। मतलब क्या है बीएमआई को राउंड करो और डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स दिखा दो। अगर ज़्यादा डिजिट्स हैं वो राउंड करके 4 तक दिखा दो। अगर कम है तो साथ 0 अटैच कर देगा। होपफुली सो। अच्छा आप टेस्ट कर सकते हैं इसे। इसके बाद बीएमआई जब कंप्यूट हो चुका है 4 स्लैब्स हैं। अगर बीएमआई 18.5 से कम है, अब बल्कि यहाँ 25 से कम आना चाहिए। अगर ये 25 से कम है, बेस्ट ये है कि इसे आप 25 से कम रखें। बल्कि ये ना प्रोग्राम में झोल है थोड़ा-सा, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लोग समझते हैं इसको। तो ये इज़ लेस देन 18.5 इज़ बिटवीन 18 पॉइंट इज़ 18.5 और हायर बट लेस देन 25 ऐसा हम इसे लिख लेते हैं प्रिसाइज़ली, यूँ चीज़। अगर 18.5 या उससे ज़्यादा है लेकिन 25 से कम है और यहाँ पे क्या है इज़ 25 और हायर बट लेस देन 30। अब ये न्यूमेरिकली साउंड हो गया है, आप हर चीज़ कवर अप कर रहे हैं। अदरवाइज़ पिछले वाले में अगर 29.9 से कुछ ऊपर जाती तो वहाँ मिस्टेक आ सकती थी। तो इससे बेहतर ये था कि हम इसे पूरा एक रियल नंबर का जो पैटर्न बनता है न्यूमेरिक्स का वो हम उसे प्रॉपर रखें। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी कि अगर 18.5 से कम है तो ये आ जाएगा, अंडरवेट वाला मैसेज प्रिंट होगा द पर्सन इज़ अंडरवेट और अगर वो चीज़ 25 से कम है, 25 से इफ लेस देन 25 है तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि अगर 18.5 या उससे ऊपर होगी तो ही दूसरी कंडीशन चेक होने आ जाएगी। तो अब ये कन्फर्म है जब ये लाइन नंबर 9 पे कंट्रोल आएगा वो इसका मतलब क्या है कि वो ये पहला टेस्ट फेल हो चुका होगा 18.5 से लेस नहीं है। अब वो 18.5 है या उससे ऊपर है, ये कन्फर्म हो गया। अब लाइन नंबर 9 पे है सिर्फ एक चीज़ चेक कर लें, क्या वो 25 से भी कम है? अगर कम है तो ऐसा कर लें और अगर ऐसा भी नहीं है, वो 25 से कम भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 25 या 25 से ऊपर है, 25 या 25 से ज़्यादा है। फिर आप अगली चीज़ चेक करें ए एलिफ क्या वो 30 से कम है? फिर ये वाला ऑपरेटर ज़्यादा मुनासिब है इस केस में। अब लाइन नंबर 11 की जो कंडीशन है ये वाली पीएमआई लेस देन 30 यहाँ पे कंट्रोल उस वक़्त आएगा जब ऊपर वाली दोनों कंडीशंस फ़ॉल्स हो चुकी होंगी, यानी 25 से ऊपर है। अब आप चेक करें क्या वो 30 से नीचे है? अगर ऐसा है तो आप पर्सन को ओवरवेट कहेंगे इस फ़ॉर्मूले के जो गिवन है प्रॉब्लम में उसके मुताबिक। एल्स
अब एक ही ऑप्शन बचती है कि वो 30 से ऊपर होगा अगर ये टेस्ट भी फेल हो जाए तो। उसमें प्रिंट कर दें द पर्सन इज़ ओबेस, वो मोटापे का शिकार है। ओवरवेट नहीं है बल्कि अब तो वो मोटापे का शिकार हो चुका है। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। इस फ़ॉर्मूले को कन्वर्ट आप दूसरे अंदाज़ में भी कर सकते हैं। अगर आप पाउंड्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, इंचेस को वैसे ही रहने दें या जैसे भी है, आप उसे कन्वर्ट कर दें, फिर यहाँ पे वो फ़ॉर्मूले में थोड़ी-सी बीएमआई वैल्यूज़ में भी एडजस्टमेंट हो जाएँगी ऑटोमैटिकली। तो वो फिर यानी फ़ॉर्मूला पाउंड्स के अलावा भी मिल जाता है आपको। या अगर आपके पास वज़न किलोग्राम्स में है, तो यहाँ आप एक इज़ाफ़ी स्टेटमेंट लगा दें कि आप उसे किलोग्राम वाले वज़न को पाउंड्स में कन्वर्ट करें और जब आप कन्वर्ट कर दें, फिर आप इस लाइन जो बनी हुई है आपकी बीएमआई वाली, इसमें यूज़ करें। ठीक है? तो एक इज़ाफ़ी लाइन आ जाएगी कि वेट आपने लिया पाउंड्स के बजाय किलोग्राम्स में और उसे कन्वर्ट कर लिया आपने पाउंड्स में, किलोग्राम को पाउंड्स में कन्वर्ट कर लिया वेट को। और अगर आप हाइट आती है फुट में या सेंटीमीटर में तो अगर आपने उसे आपको चाहिए इंचेज़ में, तो आप उसे इंचेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे लाइन नंबर 3 के अराउंड हो जाएगी। जो लेकिन ये जो फ़ॉर्मूला मौजूद है बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला मखसूस फ़ॉर्मूला है 703 से मल्टीप्लाई करके इससे स्क्वायर से डिवाइड करने वाला, ये बहरहाल पाउंड्स और इंचेस पे काम करता है। और इसके मुताबिक जो वैल्यू आएगी उसमें जो अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेस 4 कैटेगरीज़ बनती हैं, तो उनका स्पेक्ट्रम यही बनता है। तो फिर ये इस तरह से यूज़ हो पाएगा। तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर को क्लोज़ करते हैं, बाकी कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।